नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी प्रेपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी वीडियो स्टडी से रिलेटेड देख रहे हैं, चाहे किसी भी चैनल में, उसे पूरा देखें ताकि आप पूरा का पूरा कंटेंट उस वीडियो से ले सकें। हम बात करेंगे लास्ट वीक होने वाले डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें कि हिंदी आपका सिलेबस में था। और उसमें से देखा जाए तो जो मैंने आपको संपूर्ण व्याकरण का टॉपिक करवाया था, उस आधे घंटे के टॉपिक में से ही 4 सवाल पूछे गए थे एंड उस एंट्रांस टेस्ट में। 2 आपके उच्चारण स्थान संबंधी थे और एक महाप्राण और एक द्वित्व व्यंजन, और ये सभी हमने एक लेक्चर में अपना कवर किया था। तो वीडियोस को जब भी देखें आप पूरा देखें ताकि जो आप गेन कर रहे हैं वो पूरा कंटेंट आप ले सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर भी हिंदी आपसे पूछी जाएगी, आपके एग्जाम सिलेबस में होगी, वहाँ पर 80% से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि संधि आपकी पूछी जाएगी। और संधि एक बहुत इजी टॉपिक है। तो चलिए, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको 3-4 वीडियोज़ में ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संधि की। संधि हम सभी जानते हैं, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेल या मिलाप। तो संधि क्या है? हिंदी व्याकरण में संधि क्या है? तो जब आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि वर्णों के मेल से होने वाला विकार आपका संधि कहलाता है। देखिए, ये सवाल भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, या शब्दों का मेल क्या कहलाता है? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ये बहुत ज़रूरी सवाल है। जो वर्णों का मेल है वो आपका संधि होता है, और जो शब्दों का मेल है वो आपका समास होता है। समास के बारे में हम और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज बात करते हैं संधि की। हो सकता है आप, अगर आप पहली बार संधि पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके मन में सवाल हो कि वर्णों का मेल संधि क्यों कहलाता है? इसमें तो 2 शब्द मिलते हैं आपस में। तो चलिए हम देख लेते हैं। मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने लिया। मैंने कहा विद्या धन आलय। विद्या धन आलय, और इसकी संधि क्या होती है? ये होती है विद्यालय। देखिए, एग्जाम में आपको संधि विच्छेद पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे पहले संधि पढ़ेंगे, क्योंकि संधि अगर आपको करना आ गया तो संधि विच्छेद ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो विद्या धन आलय या विद्या जमा आलय, ये क्या बनाता है? विद्यालय बनाता है। तो हम कह रहे हैं कि ये तो वर्णों का मेल है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे मेल हो रहा है, ये यहाँ पे विद्या का आ और दूसरे जो पद में आले का आ, इन दोनों का आपस में एक्चुअल में मेल हुआ है। और बाकी सब हमने एज इट इज लिखे हैं, अगर आप ध्यान दे तो जो संधि है आपकी वो वर्णों का मेल होता है। 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार। अब ये होने वाला विकार का अर्थ क्या है? वर्णों का मेल हमें समझ में आ गया कि 2 वर्ण मिलते हैं, 2 शब्द नहीं मिलते। जब शब्द आपस में मिलते हैं तो वो आपके समास बन जाते हैं। तो 2 जरूरी सवाल, वर्णों का मेल संधि, शब्दों का मेल समास। और ये वर्णों का मेल हो गया आपका। तो फिर आप कहेंगे कि वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे लिखा यहाँ पे, एक पद है आपका वी और दूसरा है आकुल। एक शब्द है वी और दूसरा है आकुल। यहाँ पर अगर देखें तो संधि किस में हुई है? यहाँ पे ई में संधि हुई है, वी का जो ई है, और दूसरी तरफ है आ। तो इन दोनों के बीच में संधि हुई, और इन दोनों की संधि होने से एक विकार उत्पन्न हुआ। क्या विकार था वो? या, क्योंकि इस तरफ देखें तो हमें कोई या नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पे या है। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही होता है आपका संधि। तो संधि विच्छेद या फिर संधि हम पढ़ने वाले हैं पूरे टॉपिक में। तो ये आप समझ गए होंगे कि वर्णों का मेल है संधि, और पूरी डेफिनेशन अगर कहा जाए, वर्णों के मेल से होने वाला जो ये विकार है आपका, ये संधि कहलाता है। तो इससे पहले कि हम संधि शुरू करें, हम ये देख लेते हैं कि ये कौन से वर्ण हैं जिनका मेल आप करते हैं, या फिर जब आप किसी शब्द का संधि विच्छेद कर रहे होते हैं तो आप किस तरह से उसे तोड़ते हैं। देखिए, संधि विच्छेद करने के लिए आपके 4 स्थान होते हैं। 4 स्थान मैं कहना क्या चाहती हूँ आपसे, मैंने आपसे कहा कि इस व्याकुल को आप अगर देखें तो आप इसको व्या धन कुल भी लिख सकते थे, तब भी तो ये बीच में से टूट गया। पर नहीं, ये गलत है। ये क्यों गलत है? वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप संधि कर रहे होते हैं तो ये जो प्रथम पद है या द्वितीय पद है, ये आपके सार्थक होने चाहिए। और जरूरी नहीं है कि सार्थक होने चाहिए, हो सकता है सार्थक शब्द ना हो, उसकी जगह पे उपसर्ग यूज हुआ हो।
चाहे यहाँ पे उपसर्ग जाहिर सी बात है शब्द से पहले ही लगता है, तो यहाँ पे हो सकता है सार्थक शब्द ना होके प्रत्यय हो, तो यहाँ आगे पीछे जो है आपके या तो सार्थक या उपसर्ग या प्रत्यय लगेगा। कैसे? तो इससे पहले कि हम संधि शुरू करें, हम संधि के 4 स्थान देख लेते हैं कि संधि, आप कोई भी शब्द को आधा बीच में से तोड़ के उसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते। जब आप उसकी संधि करते हैं तो जो शब्द संधि विच्छेद में निकल कर आए वो कैसे होने चाहिए आपके? पहली बात, या तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका पहला प्रथम पद है वो सार्थक हो और दूसरा भी सार्थक हो। तो हमने लिखा विद्या धन आलय, इन दोनों की संधि हुई और बन गया विद्यालय। विद्या का अर्थ हम जानते हैं, आलय होता है रहने का स्थान, यानी विद्यालय का अर्थ हुआ विद्या ग्रहण करने का स्थान। पहली बात यह है कि ये दोनों शब्द कैसे हैं? सार्थक। सार्थक का मतलब सहित अर्थ, अर्थ के सहित सार्थक होने चाहिए। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे विद्या और आलय, इन दोनों का मतलब क्या? इन दोनों शब्दों का मतलब हुआ विद्या, ये हुआ स्थान, तो विद्या ग्रहण करने का स्थान। यहाँ पे जो शब्दों का अर्थ है जब संधि हो जाती है तब भी वो अर्थ सेम ही रहना चाहिए। इसका एक एग्जांपल आपको मैं थोड़ी देर बाद दूंगी। और दूसरी बात ये कि शब्द आपके सार्थक होने चाहिए। जरूरी नहीं है ये दोनों शब्द आपके सार्थक हो सकता है आपका प्रथम पद जो है वो उपसर्ग हो और दूसरा सार्थक हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा आपके साथ अभी और इप्सा, अभी देखें तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, अभी एक उपसर्ग है। उपसर्ग जिसका एज इट इज कोई मीनिंग नहीं होता, पर जब वो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं तो वो उसमें मीनिंग डाल देते हैं। तो अभी एक उपसर्ग है और इप्सा एक सार्थक शब्द है। इप्सा का अर्थ होता है इच्छा। तो इन दोनों की जब संधि हुई तो बना अभिप्सा, और फिर इच्छा से ये हो गई तीव्र इच्छा। अभिप्सा तीव्र इच्छा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जब संधि विच्छेद आप करें तो हो सकता है आपका उपसर्ग निकल कर आए और दूसरा सार्थक हो। ये भी हो सकता है कि प्रथम पद आपका सार्थक हो और दूसरा पद प्रत्यय हो। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे मनु धन औ, मनु एक सार्थक शब्द है और एक प्रत्यय है, और इन दोनों का की संधि होने से जो विकार उत्पन्न हुआ उससे बना मानव। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें सार्थक शब्द हो ही ना कोई, जैसे कि पिछले 3 में था। हो सकता है उसमें सार्थक शब्द ना हो, सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय हो। यहाँ पे अगर आप देखें अति एक उपसर्ग है, ईव एक प्रत्यय है, इन दोनों ने मिलके बना दिया अतीव। तो जब भी आप संधि विच्छेद करें तो उसमें से या तो सार्थक शब्द निकल कर आना चाहिए या उपसर्ग और या फिर प्रत्यय निकल कर आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे अगर मानव की संधि करने को दी है तो आपने कर दिया मान धन व, इनका कोई अर्थ नहीं होगा। और मान लीजिए इनका कोई अर्थ निकल भी जाता है तो वो अर्थ इससे मैच करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें मनु, मनु ऋषि मनु को कहा जाता है और अ होता है वंशज। तो मनु का वंशज जो है हम मानव, मानव कहा जाता है किसके? मनु के पुत्र हैं सभी मानव, तब बना वो मानव। यहाँ पे अगर मान धन व कर देते हैं और इन दोनों का अर्थ मान लीजिए कुछ निकल भी जाता है तो वो इससे मैच भी करना चाहिए, वो सेम होने चाहिए दोनों अर्थ, तभी आपकी संधि सही कहलाई जाएगी। तो ये तो था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो अब आते हैं हम मेन संधि पे। देखिए संधि जो होती है वो आपकी संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के आपके आगे 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। जबकि व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते, आगे नियम होते हैं, तो हम 10 से 15 नियम करेंगे लगभग, और विसर्ग संधि के भी नियम होते हैं, ये हम 8 से 10 नियम करेंगे। तो इसमें आपकी पूरी संधि आ जाएगी। तो एक बार एग्जाम में, क्लरिकल एग्जाम में आपको सवाल पूछा गया था कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते। वहां पे एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, तो वही सही था क्योंकि उसके नियम होते हैं। अगर स्वर संधि का पूछा जाए तो उसके 5 भेद होते हैं। तो आज हम स्वर संधि से शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत जो पहला भेद है वो आता है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि से आपको याद आ रहा होगा हमने दीर्घ स्वरों की बात की थी। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से थे हमारे? दीर्घ स्वर थे हमारे आ, ई और उ। तो जो हमारी दीर्घ संधि है वो इन्हीं के इर्द गिर्द जाने वाली है। तो सबसे पहले आ की बात करते हैं। देखिए ये होता है हमारा प्रथम पद और ये होता है द्वितीय पद। प्रथम पद और द्वितीय पद, और इन दोनों के बीच में ही संधि होगी और फिर हमारा अगला शब्द बनेगा। तो अगर मैं कहूँ प्रथम पद तो आप ये समझिए पहला, और द्वितीय पद ये होगा। अगर मैं आपसे कह रही हूँ प्रथम पद के अंत में, तो ये प्रथम पद का अंत है, ये आपका प्रथम पद का अंत है और ये द्वितीय पद का प्रारंभ है। तो जो भी संधियां होती हैं वो प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रारंभ में होती हैं। तो
दीर्घ संधि के अंतर्गत जो हम आ पोर्शन करने वाले हैं वो क्या कहता है कि अगर प्रथम पद के अंत में अ हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी अ हो, प्रथम पद के अंत में अ हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में आ हो, प्रथम पद के अंत में आ, द्वितीय पद के प्रारंभ में आ, प्रथम पद के अंत में आ, द्वितीय पद के प्रारंभ में अ, यानी प्रथम पद के अंत में अ हो चाहे आ हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में अ हो चाहे आ हो, वो अंततः आ ही बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें आपको दिख रहा है धर्म, तो आप कहेंगे जी प्रथम पद के अंत में तो म आ रहा है। तो हम एक दो संधियां जो है वो थोड़ी सी डिटेल में करेंगे और बाकी ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाने वाली हैं। तो दीर्घ संधि के में जो हम आ की बात कर रहे हैं, अगर हम उसका एक एग्जाम्पल लें, मैंने कहा आपसे धर्म, धन, अर्थ, इसकी संधि कीजिए। तो प्रथम पद के अंत में मैंने कहा अ हो, यहाँ पे हमें म दिख रहा है। तो अगर आप म को देखें तो म कैसे बनता है, शुद्ध रूप से म ये होता है, उसके आगे जब हम अ लगा देते हैं तभी आपका म बनता है। तो प्रथम पद के अंत में अब कौन हुआ, अ। यही बात हम कर रहे हैं कि प्रथम पद के अंत में जब आपका अ होता है और द्वितीय पद के प्रारंभ में तो अ हमें साफ नजर आ रहा है अ, तो ये बना देता है आपका आ। ये कैसे आ बनाएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे धर्म, धर्म का अ मैंने नीचे रख लिया तो ये हलंत में आ गया। आगे था अर्थ, अर्थ का अ भी मैंने नीचे रख लिया तो आगे ये रह गया। तो अगर मैं कह रही हूँ प्रथम पद के अंत में अ, द्वितीय पद के प्रारंभ में भी अ, वो आ बन जाता है, तो वो आ की मात्रा हमारी यहाँ लग जाएगी और आ की मात्रा यहाँ लग गई तो ये हलंत हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा धर्मार्थ। तो यही है संधि। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा विद्या, धन, अर्थी, विद्या, धन, अर्थी। प्रथम पद के अंत में क्या है, आ, द्वितीय पद के प्रारंभ में अ। तो जब हम इसकी संधि करने जा रहे हैं तो हमने लिखा विद्या, विद्या क्यों लिखा, इसका आ हमने संधि करने के लिए निकाल लिया और आगे लिखा हमने अर्थी का अ भी निकाल लिया तो आगे रह गया रथी। अब आ और अ ने क्या बनाया, आ बनाया, वो आ हमने यहाँ लिख दिया, आ यहाँ लिख दिया तो ये हलंत जो है हमारा यहाँ से हट जाएगा और पूरा का पूरा शब्द आपका क्या बन गया, विद्यार्थी। तो इसी तरह होती है हमारी संधि। फिर से चलते हैं उसी पेज पे। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद के अंत में अ हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में भी अ हो तो क्या आ जाता है, आ। अगला एग्जांपल हिम, धन, आलय। हिम में भी प्रथम पद के अंत में है अ, म हलंत अ, तो यही अ हमने लिया है और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है, आ, तो ये बन गया हिमालय। प्रथम पद के अंत में आ, द्वितीय पद के प्रारंभ में भी आ, वो भी बन गया विद्यालय। सोचने की बात यह है कि यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, तो यहाँ दो आ थे तो आगे एक आ ही क्यों बना, वही तो आपकी संधि है कि प्रथम पद के अंत में आ हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में आ हो तो वो हट फिर के आ बन जाता है, एक ही आ रह जाता है आपका। तो ये है आपका दीर्घ संधि का एक पोर्शन। एक चीज और मैंने आपसे डिस्कस किया था या नहीं किया था कि ये यहाँ पर इन दो शब्दों का जो मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पर भी अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि धर्म, अर्थ, या हम कहें हिम, हिम यानी बर्फ, आलय यानी स्थान, तो हिमालय बर्फ वाला स्थान। तो विद्या, विद्या हम जानते हैं, अर्थी, अर्थी का अर्थ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो आपका ये अर्थी होता है। इस अर्थी को होता है जानने वाला, विद्या को प्राप्त करने वाला, अर्थी होता है जानने वाला। तो विद्या को जो प्राप्त करता है वो है आपका विद्यार्थी। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो अर्थ निकल कर आ रहा हो यहाँ आगे भी वही अर्थ आपका निकल कर आना चाहिए, तभी आपकी संधि सही होगी। तो आगे चलते हैं। उसके बाद दीर्घ संधि में ही आ, ई और उ, आ की बात हमने कर ली, ई की बात करेंगे। तो प्रथम पद में अगर आप देखें चाहे आपका बड़ी ई हो या छोटी ई हो, और द्वितीय पद में के प्रथम पद के अंत की बात हो रही है, ये प्रथम पद के अंत में चाहे ई हो या ई हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी चाहे ई हो या ई हो, उन्होंने अंततः ई ही बनना होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे रवि में कौन सी मात्रा लगी है, आपकी ई की मात्रा लगी है और द्वितीय पद में इंद्र में भी ई की मात्रा लगी है, तो ये हट फिर के आपकी क्या बन जाती है, रविंद्र, रवि धन इंद्र रविंद्र। तो अगर आप सोचें तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा नहीं लगी है, यही गलतियां हम करते हैं जब हमने संधि नहीं पढ़ी होती है। तो छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा वो अंत में क्या बनाती है आपकी बड़ी की मात्रा, तो ये बन गया रविंद्र। तो अगले
में भी अगर आप देखें मुनि धन ईश, प्रथम पद के अंत में है ई, द्वितीय पद के प्रारंभ में है ई। इन दोनों में जब संधि हुई तो उन्होंने क्या बनाया, बड़ी ई, मुनि धन ईश मुनीश। अगला, प्रथम पद के अंत में है ई, द्वितीय पद के प्रारंभ में भी है ई, मही ई, ये भी बनाते हैं बड़ी ई या ई, महिष। प्रथम पद के अंत में ई, द्वितीय पद के प्रारंभ में ई, वो भी बनाता है आपका ई ही। तो प्रथम पद के अंत में चाहे ई हो या चाहे ई हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी ई हो चाहे ई हो, वो आपका अंततः ई बनाते हैं। यही है दीर्घ संधि के अंतर्गत आने वाला आपका ई। और यही कहानी है आपकी उ के साथ कि प्रथम पद के अंत में चाहे आपका उ हो या ऊ हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी चाहे उ हो या ऊ हो, लास्ट में वो ऊ बनता है। जैसे कि भानु में है उ और उदय में भी है उ, और जब आप आगे लिखते हैं भानुदय तो वो आपका बन जाता है बड़ा ऊ। देखिए कई बार इसी तरह की चीज़ें जो हैं आपकी शुद्ध वर्तनी में पूछी जाती है। देखिए शुद्ध वर्तनी अलग से हम आपको कोई टॉपिक नहीं करवाते, क्योंकि शुद्ध वर्तनी आपको कहीं से भी पूछी जा सकती है। वर्णमाला से पूछी जा सकती है, संधि से पूछी जा सकती है, हो सकता है समास से पूछा जाए, उपसर्ग से, प्रत्यय से, कहीं से भी आपका शब्द शुद्धि पूछी जाती है, शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है। तो यहाँ पे हमें अक्सर पता होता है कि भानु में छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो भानुदे में भी छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, लेकिन संधि के अनुसार छोटा ऊ और ऊ क्या बना देता है आपका, ऊ बना देता है। यहाँ पे देखिए लघु में ऊ की मात्रा है, उर्मी में ऊ है तो वो भी ऊ बना देगा। भू धन ऊर्जा भुर्जा बना देगा। वधु धन उत्सव वधुत्सव बना देगा। देखिए आज तक जो शादी के कैलेंडर्स आपने देखे होंगे उसमें वधु में छोटे ऊ की मात्रा लगाई होती है, तो आप ये ना समझिए कि वधु में छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पे हमने गलत दी है। वधु में जो होती है आपकी बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो वधु धन उत्सव बन जाता है आपका वधुत्सव। यही है आपकी दीर्घ संधि, यही है आपकी दीर्घ संधि कि प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर आपका हो अ या आ तो वो आपका आ बन जाता है। प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रारंभ में हो चाहे इ या ई तो वो ई बन जाता है। और प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रारंभ में चाहे हो आपका उ या ऊ तो वो आपका ऊ बन जाता है। तो ये थी आपकी दीर्घ संधि। इसके बाद आपकी आ जाती है गुण संधि, जो कि हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। और ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला वीडियो जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे इसी दीर्घ संधि के इसी पोर्शन के साथ, कि देखिएगा कि आपको ये संधि करनी आती है या नहीं आती है। ये सभी संधि दीर्घ संधि से संबंधित ही हैं। तो अगले वीडियो के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे आपके सामने। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शिवालिक प्रगति। हमारे वीडियोस को देखें, पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो जल्द ही हाजिर होंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।